सेंसेक्स 125 पॉइंट ऊपर खुलते ही देखिए और 25 पॉइंट की तेजी। निफ्टी 30 अंक की बढ़त के साथ ओपन हो चुका है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की बढ़त। बैंक निफ्टी ने भी करीब 70 अंक ऊपर शुरुआत कर दी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसकी बात हो ही रही थी, मुनाफे की तैयारी में 1% ऊपर खुलने के बाद अभी ये भागने लगा। और बाकी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। HDFC जैसी दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखिए 0.5% मजबूती के साथ भागती हुई। और बाकी मेटल स्टॉक्स भी देखिए आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। JSW स्टील, वेदांता और ग्लोबली जो मेटल्स में तेजी देखने को मिली है चाइना के स्टिमुलस की खबरों के बाद, उसका फायदा देखिए साफ तौर पर मिलता हुआ। टाटा मोटर्स में भी दमदार प्रदर्शन। M&M और मारुति सुजुकी भी बेहतरीन प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। कमजोर हैं वो स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों में भाग चुके हैं, थोड़ी बहुत ढीले हो चुके हैं। अब देखिए इन्फोसिस 1/4% कमजोरी के साथ खुला है। बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है लेकिन सुस्ता रही है। HCL टेक में भी 1/4% से आधे % की नरमी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। जेट एयरवेज कल की गिरावट को और आगे बढ़ाता हुआ। KPIT टेक्नोलॉजीज में कल निचले स्तरों पर खुलने के बाद देखिए डेज हाई पर समाप्ति हुई थी, तो वो पोजीशंस का एडजस्टमेंट था। आज दरअसल ये नतीजों के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, 1% नीचे ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। प्रदीप जी हाँ, और एक बिल्कुल टग ऑफ वॉर चल रहा है। 10,928 जो कल का हाईस था, बिल्कुल वहीं पे आज निफ्टी को आप देख रहे हैं इस समय अटका हुआ है। लेकिन 27,555 के ऊपर 575 तक के लेवल हमने निफ्टी बैंक में आते हुए देखे। अब ये थोड़ा सा नीचे इतना ट्रेड करता हुआ, तो ये लेवल्स कल के हाईस के आसपास बाजार खुले हैं और वहीं पर और ऊपर जाने की कोशिश इस समय देखी जा रही है इंडेक्स में। इस पर खास तौर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप देखें कैश मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स जहाँ पर आप तेजी का ट्रेड आज बनते हुए देख रहे हैं, उसमें अशोका बिल्डकॉन शामिल है। ये आज स्टॉक 2020 का प्लेयर रहा है, करीब 3-3.5% ऊपर यहाँ पर आप शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। साइंट में नतीजों के पहले शुरुआत अच्छी। VIP पे कल हमने एक तेजी का कॉल दिया था और वहाँ पर भी एक अच्छी शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। पेपर, ऑटो एंसिलरीज, NBFCs, ये हम कह सकते हैं कुछ ऐसे खास सेगमेंट्स हैं जहां पर आज के ट्रेड में शुरुआत जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। पहला कॉल अशोका बिल्डकॉन पे यहाँ पे वागले साहब आपसे लेना चाहेंगे। ये भी 2020 की लिस्ट में तो आपने देखा ही होगा। आज खास बात यह है कि खुलते ही 15% का वॉल्यूम हो चुका है। क्या देख रहे हैं आप इस चार्ट पे? स्ट्रेंथ है प्रदीप। 135 पे मैं कहूँगा कि 130 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकाला है, तो 129.50 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 143, 144 का मेरा 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। 143 ने कहा आपका 1 से 2 दिन का टारगेट होगा। ये हमारा पंड्या का फंडा स्टॉक भी रहा था। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छी तेजी और सबसे बढ़िया प्रदर्शन वही सेक्टर दिखा रहा है जिसका जिक्र हम मुनाफे की तैयारी में कर रहे थे। और देखिए हमारी टिकर टीम आपने को खुलते ही क्या बता रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 2% ऊपर। बाकी आप कैनफिन होम्स देख लीजिए, यहाँ पर एक अच्छी रैली। तो ECB के नियमों में जो ढील दी है कल RBI ने, उसका फायदा इस पूरे पॉकेट को साफ तौर पर मिलता हुआ। अब बताइएगा शुभम जी, इस पॉकेट में आपको सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लगता है? वागले साहब, आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कहा ये 1.5 से 2% ऊपर है। कोई और स्टॉक या इसी पे अगर आप बुलिश हो तो बताइए, क्योंकि यही वो पॉकेट है जो भाग रही है और सब में एक अच्छी रैली बनती हुई। बताइए, आप बताइए पहले। उसमें मुझे ये रैली एट 844, 865 तक एक्सटेंड होते हुए लगते हैं। जिन्होंने तेजी की है 865 तक का ध्यान रखें। 865 तक एक 20 रुपए का यहाँ से भी मूव आनी चाहिए। 837 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। शुभम, आपको क्या पसंद है? 40 का लेवल आज का हाई है हेमंत, इस पे एक बार मुहर लगानी चाहिए, क्योंकि वागले साहब कल आपको याद होगा आपने पहला सौदा में यहाँ पर ये टारगेट दिया था। तो कल जिन लोगों ने लिया उनके तो टारगेट अचीव हो चुके हैं और आज और मुनाफा बढ़ेगा। जी शुभम बताइए। ये जो न्यूज़ है उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी आता है, मतलब सर सारी NBFCs भागेंगी, राइट। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बिकॉज आज का ओपनिंग के बाद और इसमें थोड़े दिन से हमने देखा कि बहुत माइनर लॉन्ग्स बिल्ट हो रहे थे और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे ब्रेकआउट के साइंस है। तो 1185 का स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है ये खरीदना चाहिए। अपसाइड में 1240, 1250 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। रजत सर, आपको क्या पसंद है इस पॉकेट में, क्योंकि ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही है, क्या ट्रेड लेंगे बताइए? देखिए मुझको भी लेवल्स बदल होगा लेकिन टारगेट सेम है। टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए 1238 और 1257, ये दोनों टारगेट आज के लिए मुझको नज़र आ रहा है। 1238 इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है, बट इसमें आज अच्छी मूवमेंट होना चाहिए और कल लो जो है उसी के नीचे स्टॉप लगाइए, या तो अगर ऊपर में गैप देके खुलता है तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1190 का होगा।
ओके 1190 के स्टॉप के साथ आपको पोजीशन लेनी चाहिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट दिन के हाईज पर, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहां पर आपके लिए एक तेजी का ट्रेड बनता है। एनबीएफसी वो स्पेस है जहां पर आज आप एक अच्छी शुरुआत देख रहे हैं, और इनके लिए अच्छी खबर जो आई है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए खास तौर पे और एनबीएफसीज के लिए इन जनरल की जो विदेश से ये बोरोविंग कर सकते हैं ईसीबी के नियमों में छूट दे दी गई है, और उसका फायदा सारे एनबीएफसीज को आज मिलता हुआ नजर आएगा। हाउसिंग फाइनेंस पे अगर हम नजर डालें तो रेपको होम और साथ ही साथ कैनफिन होम्स, इन दो स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। शुरुआत यहां पर पॉजिटिव हुई है। हाल के दिनों में रेपको में थोड़ा ट्रैक्शन ज्यादा बेहतर दिखा है। अगले साहब ये दो चार्ट आपने देखे हैं, क्या इनमें कोई मौका देखते हैं? माइल्डली पॉजिटिव। मैं इंडिया बुल्स के साथ ही मोमेंटम मुझे उसमें ज़्यादा दिखता है। इसमें 1% की ट्रेडिंग अपसाइड आ सकती है, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। कैनफिन होम और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर लोग इसलिए भी बुलिश हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि अब सब यही मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर इनकी भी एक डील हो सकती है। हालांकि होप ही है, पहले भी डील की बातें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपने कहा था आपको पसंद है। हाँ सर, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी करनी चाहिए क्या? तेजी तो करनी चाहिए। शुभम जी, कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट जिन्होंने करी है तेजी, क्योंकि ये भी देखिए भाग रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गैप अप ओपन हुआ है, क्या इसमें भी दम है, ये बताइए। बिल्कुल है हेमंत, इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है काफ़ी समय से, और मुझे लगता है ये पैटर्न मैच्योर है और अब यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 484 का स्टॉप लॉस से मुझे लगता है यहाँ पे भी एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि 491 एक बार क्रॉस होगा तो मोमेंटम और बढ़ जाएगा, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 500 का मुझे लगता है पहला टारगेट यहाँ आता हुआ दिखेगा, और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 515 तक भी जा सकता है। तो थोड़ा प्रीएम्प्टिव है, बट मुझे लगता है फिर भी अभी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, एचडीएफसी। इसका चार्ट दिखाते हैं आपको 1-1.5 साल का लंबा, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसीज में दिक्कत भी देखने को मिली। आप देखिए ये वो एचडीएफसी स्टॉक है जिसने बहुत ही तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया भी है, और आज भी देखिए जो मजबूती बनी हुई है बाजार में, ये भी हैवी वेट स्टॉक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक को खरीदा जाए, और अगर ट्रेडिंग व्यू भी लेना चाहें तो वागले साहब एचडीएफसी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा है क्या? हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में है। इसके आप ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद मैं डिस्क्लोजर देना है पहले। तो बता दो सर, डिस्क्लोजर के साथ बता दो। मेरा इसमें 2300 का टारगेट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 2300 का टारगेट है, तो मना क्यों कर रहे थे बताने? आप तो बता देते हो सर। और ट्रेडिंग पिक है नहीं, हालांकि लॉन्ग टर्म पिक है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म पिक है। इसमें आप आज और कल में ट्रेड कर नहीं सकते, बेटर ना करें। अच्छा, ऐसा? हाँ, अच्छा, चलिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो से निकालने का मन तो नहीं है ना? नहीं, 2300, और अगर आप 1.5 से 2 साल की व्यू लेते हो तो ये 3000 के पार भी जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रकाश गावा जी भी होते तो बताते कि उन्होंने तो आईपीओ में ले रखा है और कभी बेचने की सोची नहीं है, तो बड़ा वेल्थ क्रिएटर। देख लीजिए आज निफ्टी में जो तेजी है प्रदीप, उसके लिए आरआईएल तो है ही, और एचडीएफसी दूसरा हैवी वेट है। तो 1/3 योगदान आप कह सकते हैं कि आज एचडीएफसी की ओर से आया है, करीब 1/4 रिलायंस, इन दोनों ने मिलकर ही बाजार को खींचा है। अच्छा, माइंडट्री आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, और ये कल का आखिरी सौदा में हमारा ट्रेड एट 2 था। हमारे एक्सपर्ट अल्पेश फुरिया जुड़े थे हमारे साथ, और उन्होंने आपको बेचने की कॉल दी थी नतीजों के पहले। तो वो टारगेट अचीव हो चुके हैं जो 824 का पहला टारगेट था। इस समय वहां से उसके करीब ही ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। 827.60 का लेवल आप देख रहे हैं फ्यूचर्स में, और अगर कैश मार्केट में देखेंगे तो मैंने 823.50 के लोस देखे हैं, और इस वक्त जो लेवल यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो 822.70 का है। तो यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इस टारगेट के आगे निकलता हुआ। वागले साहब, कल जिन लोगों की पोजीशन है, क्या उसको होल्ड करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, या आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करेंगे। 831 का 831 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा आज का टारगेट लगभग 805 का होगा, 804 का होगा। बिल्कुल। तो 804 के दूसरे टारगेट जो कल दिए गए थे वही आप जारी रखेंगे। 804 के टारगेट के साथ ये मंदी की पोजीशन होल्ड करने की राय आ रही है। अमरीश, नतीजे के बाद ये जो गिरावट देखी जा रही है, सहमत हैं आप भी कि और गिरेगा? हाँ, और भी शायद गिर सकता है। एंड देयर इज क्लियरली दैट इशू ऑफ द स्टेक सेल, तो उसका भी क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट कैन फॉल मोर। जब एक्सपेक्टेशन नतीजों से पहले हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। आप देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, और एक्सावेयर भी देखिए प्रेशर में आता हुआ। इनफैक्ट एक ही ऐसा इकलौता सेक्टर है जो आपको लाल निशान में दिखेगा, बाकी सारे सेक्टर्स में देखिए आज तेजी है, और पिछले कुछ दिनों में यही सेक्टर जो था वो मदद कर रहा था। तो रैली काफ़ी हो भी चुकी है। हेक्सावेयर भी कमज़ोर है, माइंडट्री भी कमज़ोर है, और ये पूरा का पूरा पॉकेट देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज भी दबाव के साथ आज कारोबार कर रहा है। टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो ये भी लाल निशान में नजर आ रहा है, और टाटा एलेक्सी भी दबाव में है। तो ऐसा नहीं कि एक स्टॉक, सारे के सारे शेयरों में प्रेशर साफ तौर पर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और भाग क्या रहा है?
एफएनओ के टॉप 3 गेनर्स में देखें तो 2 हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आप एक है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी एक दमदार तेजी, कैनफिन होम्स भी देखिए भागता हुआ, एसआरआई इंफ्रा भागेगा क्या, यहाँ पर भी बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं जनरली। अगर ईसीबी के नियमों में ढील देने की बात है तो फिर एसआरआई को भी चलना चाहिए। पूछते हैं रजत सर से, रजत सर कुछ नजर आता है इसमें? कैनफिन होम ये मुझको कुछ खास की बात हुए नजर नहीं। एसआरआई इंफ्रा आपके कोलकाता की कंपनी, तो हमने सोचा आप ही से पूछा जाए। ये उतना ट्रैक मैं नहीं करते, कोई बात छोड़ दीजिए सर। एसआरआई इंफ्रा ना ये देखिए, ये अगर ऊपर चले तो इसको काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस 36.5 से 38 के बीच में आएगा, वो पहले पार कर ले तब ऊपर की तरफ चले। और कोई कारण से ये 33 रुपया 90 पैसे के नीचे जाए तो इसमें पोजीशन ना रखिए तो बेहतर होगा। बात यह है कि अभी इसमें ऐसा कुछ टेक्निकली दिख नहीं रहा है जिसके वजह से आपने कह सकते हैं कि इसमें कुछ पोजीशन। बिल्कुल, यहाँ पे इनफैक्ट अमरीश अगर आपकी नज़र हो, ये काफ़ी समय से कंपनी कोशिश कर रही है अपनी सब्सिडरी का इशू लाने के लिए, वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए, लेकिन शायद बाजार की स्थिति को देखते हुए उसमें कामयाब नहीं हुए। बीच बीच में ऐसी अटकलें जब आती हैं तो ये स्टॉक चलता है फिर अटक जाता है। तो जब भी इस टाइप की खबर आती है, आई थिंक वन शुड यूटिलाइज दैट मूव टू एग्जिट, क्योंकि यदि आप इस कंपनी का हिस्ट्री देखें कभी भी आई डोंट थिंक द शेयर होल्डर्स आर रियली मेड मनी, इट्स ओनली बीन, आई मीन दे आर नॉट क्रिएटेड वेल्थ। बिल्कुल सही बात है। केवल हम लोगों ने जो देखा है ये हुआ, आईएफसीआई हुए, इन सब में दरअसल हाँ बिल्कुल ट्रेडिंग मूव्स ही आते हैं। तो ध्यान रखिए, हमने कभी एसआरआई इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जिंदगी में कभी सुझाया भी नहीं। बिल्कुल, ये तो ट्रेडिंग मूव है, ट्रेडिंग मूव। हाँ, शॉर्ट के कॉल जरूर दिए कई बार वागले साहब ने और उसमें पैसा बना भी है। अच्छा, जेट पे आपका टारगेट क्या है वागले साहब? आज का टारगेट नहीं बताया। जेट का मैंने 180 का पोजिशनल टारगेट बताया है प्रदीप। आई थिंक मॉर्निंग में ये बात हुई थी जिसको मैं मेंटेन करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये अभी भी बेच के चले। आज इंट्राडे के लिहाज से करंट लिया 235, 242 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा 210 का टारगेट आज अगर आएगा मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। फ्यूचर्स के लिए 210 फ्यूचर ये जायंट फ्यूचर्स के लेवल। अच्छा, 2020 की एक बार टीम ले आते हैं, क्योंकि हमारे टिकर टीम दिखा रही है कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे थे टीवीएस ग्रुप की। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ही आज का फ्री 10% ऊपर, मेरे ख्याल में सर्किट लग गया होगा इसमें तो। और बाकी के स्टॉक्स भी देखिए कमाल दिखा रहे हैं, सिनेलाइन, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स। आज दरअसल मिड कैप शेयरों का दिन है। देखिए निफ्टी अटका हुआ है, आज भी 10,925-30 के आसपास जाकर ये अटक गया। अब 10,900 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है। दरअसल बैंक निफ्टी तो लाल निशान में आ ही जाएगा अब किसी भी वक्त, और मिड कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी अब वीक हो रहा है और एक्सपायरी के चलते ये वॉलिटिलिटी और बढ़ सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के चार्ट पर नजर रखिए। ये देखिए कभी भी लाल निशान में आने की तैयारी कर रहा है और ये बाजार को ऊपर जाने से शुरुआत में रोक सकता है। तो मिड कैप्स पर रखिए नजर, और मिड कैप्स कमाल दिखा रहे हैं आज भी। नीरज की टीम भी लाते हैं आपके सामने और दिखाते हैं स्टॉक 2020 के स्टॉक्स में किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं और उसका श्रेय सीधा सीधा मिड कैप्स को ही जाता है। तो मिड कैप्स में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, उसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एमएनएम ने बढ़िया बाउंस आज दिखाया है प्रदीप, अच्छी तेजी एमएनएम में काफी दिनों के बाद बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो ढेरों स्टॉक्स जहां पर आप शानदार ट्रेड बनते हुए देख रहे हैं इस समय। एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, वो है ग्रेफाइट इंडिया। कल सुबह बाजार खुलने के साथ ही हमने इस स्टॉक को पकड़ा था और वो आज भी 2.5% ऊपर है। बताना चाहते हैं भाई साहब, बताइए। लिखने वाला था उतने में आपने जिक्र किया तो मैंने बोला आपको बोल ही दूं। और एमएनएम, हालांकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू इतना पॉजिटिव नहीं, हमने बात कर चुके। आज मुझे वो मोमेंटम दिखता है, ये बाउंस बैक के लिए यूज करे। करंटली एट 739, 740 बात करते करते मैं 5 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, 734, 735 का। और मेरा आज का 762 का टारगेट होगा। यहाँ से मुझे 20 से 22 रुपए 762 एमएनएम अभी के अभी लेने वाला स्टॉक है। जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ लग रहा है और वागले साहब ने तुरंत अभी लेने की राय दी है। शुभम, आप इसी पे कुछ जोड़ रहे हैं या कोई और स्टॉक? प्रदीप, आज मेरा मॉर्निंग पिक था ये, और अब मैंने ऑप्शंस के थ्रू रणनीति दी थी, मैं फ्यूचर्स के साथ भी जाना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट का जो मैं इंतजार कर रहा था वो कंफर्म हो चुका है। 760 ऑलमोस्ट सेम लेवल है जो वागले जी ने बोले। 760 के टारगेट मुझे लगता है आज ही आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड बनाना चाहिए। 728 पे स्टॉप लॉस रखें।
ओके तो ये आपके लिए कॉल M&M पर आती हुई 728 का स्टॉप, 762 तक के लेवल यहाँ पर वागले साहब को आते हुए नजर आ रहे हैं और आप भी तेजी की कॉल दे रहे हैं। आपने ऑप्शन कौन सा सुझाया था वो भी एक बार ऑप्शन मैंने बुल कॉल स्प्रेड की यहाँ पे रणनीति दी थी, जिसमें 740 का कॉल खरीदना है और 760 का बेचना है। तो लेवल वही है, 760 का अगर लेवल आता है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। ओके तो एक आप 740 का कॉल खरीदेंगे और 760 का कॉल बेचकर चलेंगे। यह है वो स्ट्रैटेजी जो शुभम ने आपको M&M पर बताई थी। M&M आज का स्टॉक बाजार खुलने के साथ ही जहां जबरदस्त तेजी होती हुई इस समय नजर आ रही है, तो इस पर आप नजर रखें। मैं बात कर रहा था ग्रेफाइट की। अमरीश, आपकी इस पर नज़र पड़ी है जो कल जिस तरह की खबरें आई और काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने तेज़ी दिखाई कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के दाम फाइनली बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको स्टॉक में? कल दिन के हाई से थोड़ा नीचे आया, आज भी ऊपर खुलने के बाद थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। नहीं देखिए, जो भी इंक्रीजेस हो रहे हैं प्राइसिंग में, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इनटू द स्टॉक्स। क्योंकि जो लास्ट हम लोग ने 18 मंथ्स का जो मूव देखा है, बट देन आई थिंक मोर लेस बोथ HEG और ग्रेफाइट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर लगता नहीं है मुझे। आई डोंट थिंक विल सी न्यू हाइज एंड मोस्ट ऑफ दीज I mean upside trades would be utilized by those who have bought in the last 12-18 months to possibly book out. तो something like a graphite मुझे 900-950 से ज़्यादा ऊपर लगता नहीं है। HEG I don't see 900-950 फिर भी आपको लगता है यहाँ से भी वहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक जा सकता है बिकॉज दैट्स अ ट्रेडिंग मूव। और HEG एट द सेम टाइम आई रियली डोंट सी इट मच बियॉन्ड 4000 लेवल, तो उतना तो मूव आ सकता है। अच्छा वागले साहब, मोतीलाल ओसवाल जो हम कह रहे थे ये गिरेगा 6% नीचे इस समय, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए? अच्छा एक बात और बता देता हूँ जब तक आप उसके चार्ट देखिएगा। अब FMCG इंडेक्स भी दरअसल लाल निशान में 1/4% नीचे है। तो IT से शुरुआत हुई, PSU बैंक्स में थोड़ी सी सूचकांक में देखिए थोड़ी कमज़ोरी, तो ऊपर में जाने में वही वो बात सही है कि 10,950 के आसपास हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन लेट्स सी शुरुआत में हम इसको लांग नहीं रहे हैं। तो बाकी के दिन में बुल्स फिर कोशिश करेंगे, खुलने के बाद गैप अप के बाद हल्के हल्के करके देखिए एक बार हम नीचे आ रहे हैं और बैंक निफ्टी से दरअसल निराशा है। हाँ आप बताइए सर। अब मोतीलाल के लेवल मैंने जो मॉर्निंग में कहे हेमंत, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के आ जाएंगे, बट 2-3 दिन में बिल्कुल आ सकते हैं। और जब तक ये स्टॉक 710-720 के ऊपर नहीं जाता है मुझे नहीं लगता है इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ओके आज इसके साथ साथ आपकी नज़र खास तौर पे बनी रहनी चाहिए निफ्टी बैंक पे, क्योंकि देखिए 27,500 के लेवल इस समय जो आप आते हुए देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट सा है। आज एक अच्छी बात जो हो रही है इनके लिए वो ये कि 10,000 करोड़ रुपए का एक OMO RBI ने अनाउंस किया है। तो एक्सपायरी के दिन जब ये OMO आता है तो बुल्स को थोड़ी सी मदद मिलती हुई दिखाई देती है। शुभम, किस तरह की पोजीशंस है और आप कहाँ देख रहे हैं एक्सपायरी? आज हमने ये सवाल भी पूछा है तो हमारा ट्विटर पोल भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले आप अपना व्यू बताइए। प्रदीप, आज मुझे लगता है कि एक फ्लैट एक्सपायरी देखने को मिलेगा। 27,500 का ही वो लेवल है सॉरी, जहाँ पे एक वोलेटिलिटी का अगर न्यूट्रलाइज आप देखेंगे कि किस लेवल पे हो रहा है तो 27,500 है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी वही लेवल है और ऑप्शन पेन का जो लेवल है जहाँ पे राइटर्स को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा वो लेवल भी 27,500 का है। तो मुझे लगता है कि आज का जो वीकली एक्सपायरी है उसमें ये लेवल काफ़ी अहम है। तो जब तक 27,400 और ऊपर में 600 के बियॉन्ड पार नहीं होता है मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन जारी रहना चाहिए और 27,500 का ही लेवल आज के लिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ओके और यही आज का हमारा ट्विटर पोल भी है। आपको बताना है कि एक्सपायरी कहाँ होगी। 27,300 जहाँ सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स खड़े हैं, 27,700 जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं या दोनों के बीच जहाँ शुभम अपना वोट दे रहे हैं, 27,500 के आसपास। अब तक के जो वोट्स हमारे सामने निकल कर आए हैं उसमें 27,500 पे ही करीब 42% वोट्स हैं और 27,700 पे 37% वोट है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 27,500 या 27,700 की तरफ ही एक्सपायरी होगी। यहाँ पे गिरावट आज देखने को नहीं मिलेगी निफ्टी बैंक में। बिल्कुल और आप नजर रखिएगा आज एक्सपायरी के दिन ये अब धीरे धीरे करके ऊपर खुलने के बाद नीचे आ रहा है। लेकिन एक सेक्टर जो सबसे मजबूत है वो तो आज ऑटो कंपनियां ही हैं। कुछ कह रहे हैं आप, क्या पसंद है आपको? बताइए क्या ढूंढा है आपने? डिवीज लैब तो बताइए सर, बताइए। डिवीज लैब को अगर देखें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है और मैं वेट कर रहा था बिकॉज ओपनिंग में अचानक से भाग गया था। मैं वेट कर रहा था थोड़ा पुल बैक का जो हो चुका है, तो मुझे लगता है अब राइट लेवल है, एंटर करना चाहिए। यहाँ पे 1524 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 1575 से 1580 के लेवल मुझे लगता है आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक आते हुए दिखेंगे। तो डिवीज लैब में मुझे लगता है अब यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। वागा साहब आपने भी देख लिया होगा अब तक तो डिवीज लैब, शुभम जो बता रहे हैं कैसा लग रहा है? बिल्कुल साथ में हो। 1540
650 का करंट लेवल्स है। मैं एक 10 रुपये का स्टॉप लॉस लूँगा तो आधे मतलब 1% से अंदर स्टॉप लॉस बैठेगा और मेरा टारगेट 1590 का होगा। 35-40 रुपीज़ का मुझे अपसाइड दिखता है, 45 रुपीज़ का, तो बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, तो डीवीज लैब पर एक तेजी का कॉल इस समय आता हुआ। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ आरईसी में अब धीरे धीरे खरीदारी आ रही है। अब ये 2% ऊपर आ गया है और कैश मार्केट में वॉल्यूम करीब 22% के आसपास अब तक बनते हुए नजर आए हैं। इस समय वायदा कारोबार में आरईसी सबसे बड़ा गेनर बन चुका है। जब हम बात कर रहे हैं कि एनबीएफसी कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, तो ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है। रजत, एक ट्रेडिंग का मौका देख रहे हैं आप, आरईसी में लॉन्ग करेंगे? नहीं ना, अच्छा है। फिलहाल हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। शुभम, आपने देखा आरईसी, बताइए। तो प्रदीप, मैं यहाँ अवॉइड करूंगा, उसका 2 रीज़न है डेटा पर्सपेक्टिव से। एक तो जब भी कोई स्टॉक में नियर आसपास में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है तो जनरली वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा 130 पे हैवी कॉल राइटिंग हुआ है तो मुझे लगता है कि वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, बट मुझे लगता है कि एक बार के लिए जब तक 130 क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पे फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है एक बार अवॉइड करेंगे तो बेहतर। चलिए अवॉइड कर दीजिए इस स्टॉक को। लेकिन अमर राजा बैटरीज बागले साहब 3-4 दिन से बोल रहे हैं। बागले साहब, आज ऑटो शोरूम में तेजी है और हम लगातार कह रहे हैं कि इस बार होप यही है कि जो बैटरी वाली कंपनियां हैं उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। ये क्या मूव जो है ये कंटिन्यू रह सकता है? अमर राजा में क्या करेंगे ट्रेड? ये मूव सस्टेनेबल रह सकता है। 784 के करंट लेवल्स है जायंट फ्यूचर्स, अभी बाय करें। 780-81 जाता है तो ऐड करें, मुझे नहीं लगता है 777 के नीचे जाएगा और मेरा 810 का टारगेट होगा और ये आज ही आएगा। ये अभी के अभी लेने वाला स्टॉक है? अभी के अभी लेने वाला। क्या रजत सर, आप भी इत्तेफाक रखते हैं अमर राजा बैटरीज पर? आपका क्या व्यू है? अच्छा, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि उनसे संपर्क में कुछ दिक्कत हो रही है, तो सर आप बताइए अमर राजा बैटरीज पर क्या व्यू है? हेमंत, उज्जीवन एग्जिट होने के बाद हाँ मुझे याद है एग्जैक्टली। अब लगता है अमर राजा एंट्री हो रहा है, बिकॉज लास्ट थर्सडे को हमने बात किया था अमर राजा बैटरी के और एकदम 740 का ब्रेकआउट पे हमने बात किया था इसका। तो वहाँ पे जो मैंने टारगेट दिए थे वो तो अचीव हो चुके हैं, बट मुझे लगता है कि अब यहाँ से अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें 820 का लेवल आता हुआ दिखेगा। इसको एक हफ्ता समय देना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड यहाँ से लेना चाहिए। 820 तक का लेवल मुझे लगता है आता हुआ दिखेगा और स्टॉप लॉस रखे 760। अच्छा, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, रजत बोस साहब जुड़ चुके हैं। रजत जी, अमर राजा बैटरीज की बात हो रही है, पिछले हफ्ते भी बात हुई थी 740 के आसपास, और एक हफ्ते का चार्ट दिखाते हैं तब समझ में आएगा कि किस तरह की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। अमर राजा पर आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू भी बहुत पॉजिटिव है। मैं मानता हूं कि अभी 782 रुपया 50 पैसा में ट्रेड कर रहा है। 775 या 774 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 795, 806, 812, ये तीनों टारगेट मान के ऊपर की तरफ आप अमर राजा ले सकता है। चार्ट फॉर्मेशन इज वेरी एनकरेजिंग, वेरी बुलिश। के बाद एक मोहर लगती हुई हमारे तीनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको एंट्री ले ही लेनी चाहिए, तो ये मौका मत चूकिए आप। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और आज जिस स्टॉक पर मेरी नजर है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। इस स्टॉक को चुनने की वजह, सबसे पहली वजह जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छूट मिली है तो उसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलता हुआ नजर आएगा, इसलिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एक स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये चार्ट आपके सामने इस समय देखिए, अच्छी शुरुआत और यहां पर और तेजी आने की पूरी संभावना नजर आती है, जिसके पीछे और भी वजह है। दूसरी बड़ी वजह, कल ही हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि इस साल के इस वित्त वर्ष के आखिर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए छूट की मियाद खत्म होने वाली है, सरकार अंतरिम बजट में इसको बढ़ाने वाली है। तो बजट के लिहाज से ये वो एक सेक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग का जिसको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, इसलिए आपकी नजर इस कंपनी पे जरूर होनी चाहिए। तीसरी वजह ये, अपने एनएवी से इस समय ये स्टॉक करीब 35% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। जो भी एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं इस समय अगर आप उनके रिपोर्ट्स देखें तो एनएवी इसकी करीब 300 रुपए के आसपास की आ रही है, तो वहां से आपको 30 से 35% का डिस्काउंट मिलता हुआ साफ तौर पे इस करंट वैल्यूएशन पे नजर आता है। और इस कंपनी के लिए चूंकि हमने बात की कि अफोर्डेबल हाउसिंग का फायदा इसको कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताऊं कि इस समय इसके पास जो सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें अफोर्डेबल या 60 लाख से नीचे वाला जो सेगमेंट है उसमें करीब 30% प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वहां पर यह बढ़कर 50% तक जाने वाला है। और अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में खास तौर पे इनका काफी ज्यादा फोकस है। 4 से 5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास जो इनकी पूरे प्रोजेक्ट का प्लान तैयार है, यह आगे आने वाले दिनों में आएगा। और इनके पास अपनी लैंड बैंक भी है, तो इस लिहाज से इनके लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आती है।
नतीजों का मौसम चल रहा है, इसलिए सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह होगा कि रिजल्ट कैसे आएंगे। तो रिजल्ट को लेकर के जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका अनुमान यह है कि इस तिमाही का मुनाफा यानी तीसरी तिमाही का मुनाफा 70% बढ़ेगा साल दर साल और 22% बढ़ेगा तिमाही दर तिमाही। तो इस नतीजे के पहले आप इस स्टॉक के अंदर अगर बने रहेंगे तो आपको नतीजों के बाद और भी बेहतर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। और पहले 2 क्वार्टर में इसने साबित कर दिया है। पहली छमाही के दौरान 50% सेल्स बढ़ी है और मुनाफा इनका डबल हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाया है और इस साल भी, इस क्वार्टर में भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। तो यही वजह है 13% हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है, 12% एफआईज के हाथ में है, आईसीआईसीआई, सुंदरम, फ्रैंकलिन, ये सारे जाने माने म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी इस पर नजर है। करीब 250 रुपए के टारगेट आप कम से कम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, जहां पर भी मैं इनके जो एनएवी है उससे तकरीबन 20% के डिस्काउंट के साथ एक टारगेट लेवल की बात इस समय कर रहा हूं। अमरीश, इस स्टॉक पर आपकी नजर है, कैसे देखते हैं आप ब्रिगेड को? देखिए, इंक्लूडिंग ब्रिगेड, आई थिंक ऑल द कंपनीज इन अफोर्डेबल हाउसिंग, आई थिंक दैट शुड एक्चुअली परफॉर्म, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि लास्ट 1 साल में, मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था कि लास्ट 1 साल में हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, which actually means one is the sales have gone up because of which inventory levels have come down. At the same time जो marginal players थे इसमें से सब निकल रहे हैं क्योंकि because of RERA and other compliances. So I think this is good for the larger players like Brigade, Ashobha and others. तो मुझे लगता है कि this is one space which should perform looking ahead. शायद next 1.5-2 years I think you should see really good performance. वांगले साहब, चार्ट्स क्या कहते हैं आपके? प्रदीप, हमने कल आफ्टरनून में बात की थी ये स्पेस के, और मुझे लगता है ये मूव 232-235 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो मुझे ये स्पेस अच्छा लग रहा है और मेरे पास ये स्पेस में और एक स्टॉक है, बताइए सर। कोलते पाटिल, ये मतलब सीजनल स्टॉक है, 3-4 महीने में एक अच्छी मूव देता है। मेरे हिसाब से 267-268 का ब्रेकआउट लेवल है। कोलते पाटिल की बात हो रही है तो ये वो भी लाते हैं आज। ये कल से भाग रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे। हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं प्रदीप, क्या खबर दी थी, एक बार पूरी समझाइए पहले। तो उन्होंने ये कहा था कल लक्ष्मण रॉय ने कि इस साल के, इस वित्त वर्ष के आखिर में जो टैक्स की छूट खत्म होने वाली है, आपको ध्यान होगा अफोर्डेबल हाउसिंग से जो मुनाफा आता है कंपनीज का उस पर टैक्स नहीं लगता, वो छूट खत्म हो रही है। लेकिन हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको बढ़ाने का फैसला किया है और इसी का फायदा इन सारी कंपनीज को इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। वांगले साहब, ये खबर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिवली आपको कल मार्केट के दौरान बताई है। देखिए, और आज इस खबर का असर सारे सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। प्रदीप, कल मैंने 3 रियल एस्टेट कंपनियां स्टॉक 2020 में ओपनर्स के तौर पर दर्जा दिया था और आप देखिए सारी भाग रही हैं। आज भी दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बागले साहब, कोलते पाटिल के बारे में कोलते पाटिल 264 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 290 का मेरा टारगेट होगा, करंट भाव है 270, 272, तो एक 3% रिस्क, 7-8-10% रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप बनता है। बिल्कुल, तो ये एक शानदार ट्रेड आपके लिए आता हुआ। रजत हमारे साथ जुड़े हुए। रजत, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे ब्रिगेड, एक बार आप भी अपने चार्ट्स लेकर बताइए, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, ब्रिगेड में तो 2 बार पिछले 2 दिन, मतलब आज के साथ लेके 2 दिन बहुत अच्छी मूवमेंट दिया है। अभी ये एक बहुत अच्छी रिकवरी सिग्नल दे रहा है। इस रिकवरी सिग्नल में इसको 225 से 230 का आंकड़ा पार करना बहुत जरूरी है। वो स्तर पार करके जाएगा तो ऊपर में 240 के आसपास जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से वॉल्यूम के योगदान के साथ बढ़ रहा है तो दिस वुड बी अ गुड मूव और आज रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छा करेगा, ऐसा ही उम्मीद है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी आपको इस समय देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ अब अश्विनी गुजराल .com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल भी जुड़ते हुए। अश्विनी, गुड मॉर्निंग, क्या है आज के ट्रेड आपके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से ये हर रोज़ गैप अप होना, हर रोज़ फेल हो जाना, ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। और आज भी गैप अप के बाद फिर से सेल ऑफ थोड़ा सा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो निफ्टी में हमारे पास अब 10,900 के पुट हैं और इस तरह के 20-25 पॉइंट गैप अप से आप ये 10,950 शायद क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है बेयरिश व्यू है। अगर ख़रीदना है निफ्टी तो 10,750, 770 जहाँ कुछ शॉर्ट पोजीशन आ जाएं और जहाँ एक मार्केट में मोमेंटम नज़र आए, वो ज़्यादा बेहतर एक जगह है खरीदने के लिए। तो फिलहाल जो है येस बैंक में सेल है, 211 का स्टॉप, 198 का टारगेट। इंडसइंड बैंक में सेल है, 1530 का स्टॉप,
और 1495 है टारगेट, और डीवी लैब में बाय है 1530 का स्टॉप और 1565 का टारगेट। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर नजर होनी चाहिए। डिवीज लैब पर देखिए कुछ देर पहले भी बात हो रही थी और ये दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है, इस पर नजर रखिएगा। अच्छा प्रदर्शन भाग रहा है ये स्टॉक, और अगर बेचना है तो इंडसइंड बैंक पर बिकवाली करने की राय निकल कर आ रही है। इसके अलावा यस बैंक, ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। बस शुक्रिया अश्विनी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने कॉल समय बताने के लिए। और ऊपर खुलने के बाद टिक नहीं पा रहा, ये बात तो सही है। आप देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद दरअसल बढ़िया प्रदर्शन मार्केट में नहीं देखने को मिला। अश्विनी कुछ बोलना चाहते हैं, अश्विनी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, अगर और बैंकों में नेगेटिव है तो कोटक में पॉजिटिव है। ठीक बात तो है। मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ शॉर्ट पोजीशंस एक्सेट्रा काफ़ी बन चुकी है, तो वहाँ पे आपको कुछ अपसाइड देखने में मिल सकती है। बिल्कुल, और कोटक के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण भी है। हाई कोर्ट में सुनवाई है और उदय कोटक साहब को जो हिस्सेदारी घटानी थी, जो आरबीआई ने कहा था, उसके ऊपर आज सुनवाई भी हो रही है। तो ये एक इवेंट है, और देखिए इस इवेंट से पहले ये स्टॉक दरअसल फ्लैट खुलने के बाद इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर तेजी करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। डीसीबी बैंक भी देखिए हर्षदात बाहर से हमें बता रही हैं कि इसको ज़रूर देख लीजिए, इसको मत छोड़िए, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। 3% की अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। फ्रैंकली जब प्रदीप हर्षदा ने बताया था तब 2% ही ऊपर था। अच्छा, इसके बजाय अगर हम फ्यूचर्स के चार्ट दिखाएंगे तो लाभ होगा हमारे दर्शकों का, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर्स में बात कर रहे हैं। फ्यूचर्स में 2.8% की बढ़त इसमें देखी जा रही है, और ये स्टॉक चल रहा है 184 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास। और हफ्ते भर का चार्ट दिखाएंगे तो और समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि हम नतीजों से पहले से कह रहे थे कि इस स्टॉक पर रखिएगा नज़र। अगले साहब, ब्रेकआउट हो चुका है। आप ही ने तो बताया था 3-4 दिन पहले कि लीजिए। मैं एक्चुअली अभी बात नहीं किया, क्योंकि इसका कल का पैटर्न थोड़ा सा अननर्विंग था, लेकिन आज वो टॉप क्लियर कर रहा है। कल तो रिजल्ट्स आए थे, तो रिजल्ट्स के चलते एक आपने लोगों को बताया था, उन्होंने मुनाफा भी तो बांधना था ना सर। करेक्ट। तो आज फिर से वो भाग रहा है। तो मेरे लिए आज ये नया टॉप बना देगा। कल का 186 का जो हाई है वो निकाल देगा, बात करते करते ही हो जाएगा। मैं 180 150 के स्टॉप लॉस से बने रहूँ, मतलब होल्ड करूंगा इसको, या इवन बाय करूंगा ये लेवल पे। 3-4 रुपए की रिस्क बनती है। 195 का टारगेट है। तो इस पर रखिएगा नज़र, और रखिएगा नज़र रेमंड पर। अब आप याद करिए, कुछ दिनों पहले जो सिंघानिया साहब का इंटरव्यू मैंने किया था, उसमें उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर जो बताई थी बातें, वो देखिए अब धीरे धीरे करके आगे खुल रही हैं। अब रेमंड पर कोई व्यू है बागले साहब आपका? अब देखिए रेमंड के पास भी दरअसल ज़मीन है, और इन्होंने कहा था कि ये इस ज़मीन का इस्तेमाल लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए करने वाले हैं। अब बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स की बात तो हुई, रेमंड पर एनी व्यू? कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है? चार्ट्स में 830 के ऊपर निकलने की तैयारी है, जो मेरे लिए एक ब्रेकआउट है। 829.40 है। 830 के ऊपर जैसे ये सस्टेन होता है, आप एक 4 से 5 रुपए, इतना छोटा स्टॉप ये स्टॉप इसमें बैठेगा नहीं, लेकिन ये स्टॉक केस में बैठेगा। 832 पे लीजिए। 825 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा 855 का टारगेट होगा। 830 पार कर गया। 25 रुपए की मुझे मुंह दिखती है। और एक इसमें मैं एक डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। सूट खरीदा है? 90% मेरे सूट्स रेमंड के हैं। वो तो मुझे पता है सर, आपने पिछली बार भी बताया था। दरअसल कलर प्लस रियल्टी को, जो इनकी रियल एस्टेट वाली आर्म है, उसको महाराष्ट्र रेरा से प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिली। देखिए ज़मीन तो इनके पास काफ़ी समय से है, अब ये इंतज़ार कर रही थी कंपनी कि इनको अप्रूवल्स हाथ लगनी शुरू हों। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि दरअसल ये प्रोजेक्ट बनेगा कब से? तो देखिए बहुत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आपको कई औपचारिकताएं, मंजूरियां चाहिए होती हैं, और वो जब मंजूरी मिलनी शुरू होती है उसके बाद से फिर वो प्रोजेक्ट्स भी कमेंस होना शुरू होते हैं। तो उस दिशा में ये चल चुकी है कंपनी, और ये लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर इनका फोकस होने वाला है। ये सबसे पहली बार सिंघानिया साहब ने हमें जानकारी दी थी, वरना सब लोगों को यही बताया करते थे ये कि जी कुछ डेवलप करेंगे, कमर्शियल करेंगे, रेजिडेंशियल के अंदर क्या करेंगे, कुछ जानकारी नहीं देते थे। हमें बताया गया था कि ये दरअसल अब आगे बढ़ेंगे और उस ओर चलना शुरू करेंगे। तो आज ये देखिए उस खबर पर अब मोहर लगती हुई, और ये अप्रूवल इनको मिल चुका है। प्रदीप, ये अभी जानकारी आई है। बिल्कुल, तो ये खबर देखिए अब हमारी खबर पे पुष्टि भी हो रही है। जो हेमंत आपको सारी जानकारियां लेकर आए थे और आपको महीने भर पहले ही बताया था, ये
सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, तो वक्त से पहले हमने आपको अलर्ट किया, लेकिन वागले साहब अलर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टॉक पकड़ लिया है, देर हो जाए इसके पहले बताइए। गॉडफ्रे फिलिप्स। हाँ। ये परसों एक मूव आई थी, कल साइडवेज चला और आज एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है। करंटली एट 983 984, मेरे लिए 975 का स्टॉप लॉस है। आज मुझे ये स्टॉक 4 डिजिट में दिखता है, 1012 to 1015 का मेरा टारगेट होगा। 4 डिजिट में आपको 1000 रुपए तक जाता हुआ आज के आज ये स्टॉक दिख रहा है। शुभम, आप भी सहमत हैं इससे? बिल्कुल प्रदीप, इनफैक्ट मेरे वॉच लिस्ट में था, बट मैंने इसलिए नहीं दिया बिकॉज मार्केट थोड़ा रुका हुआ लग रहा है। बट अगर सिर्फ स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है जो वागले जी बोल रहे हैं बिल्कुल वो मूवमेंट यहाँ पे इंडिविजुअली पॉसिबल है। 965 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में मुझे लगता है 1050 तक का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। 1050, तो वागले साहब आज के आज 4 अंकों में ले जाएंगे, उसके बाद अगर आप पोजीशन बरकरार रखेंगे तो 1050 तक के लेवल भी गॉडफ्रे फिलिप्स दिखा सकता है। देखिए, आप कह रहे हैं बाजार अटका है, लेकिन जहां पे तेजी है वहां तो है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लाएंगे, 224 225 तक पहुंचते हुए हमने इसको देखा, तो वागले साहब के टारगेट का आधा रास्ता तो इसने तय कर लिया है। दिन के हाइस पर ये चलता हुआ नजर आया है। इसके पीछे कोलते पाटिल भी आप देखिए 3.5% ऊपर, अब पूर्वांकरा, शोभा, इस पूरे सेगमेंट में तो जहां पर स्टोरी है, जहां पे लोगों को भरोसा है, वहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एक और स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब, खुलने के बाद निचले स्तरों से स्क्रीन पर यहाँ पे काफी तगड़ी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। आज ये नीरज की टीम में शामिल था मेरे ख्याल से डॉक्टर लाल पैथलैब का स्टॉक, और ये स्टॉक हमारा कैपिटल चॉइस भी था फिर। हाँ बिल्कुल, और ये 900 से करीब 150 रुपए की जो पूरी मूव आई है इसके अंदर मुश्किल से 1 महीने के अंदर, और ये स्टॉक आपको बहुत फायरवर्क्स जल्दी नहीं दिखाता, लेकिन बड़े निवेशकों के, दिग्गज निवेशकों के रडार पर यह हुआ करता है। अमरीश जी, आप भी ऐसे अच्छे वैल्यू स्टॉक्स पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। सौरभ मुखर्जी हमारे एक और एक्सपर्ट आते हैं, उनकी भी नज़र इस स्टॉक पर रहती है, और वो कहते हैं ये ऐसा स्टॉक है जिसको वो अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में रखते हैं कि डालिए और भूल जाइए, 10 साल बाद खोलिएगा। क्या कहते हैं आप? That's very much possible, क्योंकि clearly I mean this is B2C, और I mean this space is actually growing at exponential I mean sort of a growth, तो मुझे लगता है कि one should be looking at it, no doubt। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। वागले साहब, आपके टारगेट इसमें क्या होंगे? 1100 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं, बट ये अगेन दिस इज नॉट अ डे ट्रेडिंग स्टॉक, पोजीशनल निवेश करके चलिए, निवेश करके तो नहीं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं विद अ 3 डे 4 डे काइंड ऑफ अ व्यू। ओके, सो 1110 1115 का मेरा टारगेट होगा, 1125 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और नीरज के रिकमेंडेशन का लॉजिक भी बता दिया जाए। वो कह रहे थे कि अब बीजेपी चीफ अमित शाह साहब को दरअसल स्वाइन फ्लू हुआ है, और ये बीमारी देखिए इतनी तेज़ी से दिल्ली में फैल रही है और बेमौसम फैल रही है। दरअसल ये कोई मौसम नहीं है, तो इनको पैथोलॉजी कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सटीक लॉजिक था। और देखिए इसीलिए ये स्टॉक करीब करीब भाग रहा है 2.5% मजबूती के साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने इस लॉजिक को एक्सटेंड किया, उन्होंने कहा पैनेशिया बायोटेक पर रखिएगा नज़र। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो है दरअसल दवा बनाने का काम काज करती है, तो पहले तो जांच होगी खून की, और उसके बाद दवाइयाँ कंजम्पशन बढ़ेगा। और देखिए ये स्टॉक 12% ऊपर वाले साहब सर्किट लगा देगा क्या पैनेशिया बायोटेक का? हेमंत, थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है, बट थोड़ा सा इलिक्विड है। 100% सही बात है आपकी। वो लिहाज से ना मुझे इतना कंफर्ट आता नहीं। सर लिक्विडिटी आती है जब फिर लोग उसमें ट्रेड करना शुरू करते हैं। हाँ, पैटर्न वाइज जो आप बोल रहे हो ना, मेरे लिए ये 200 205 210 पोजिशनल टारगेट बनता है, 171 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो देखिए 12% ऊपर वाला 15 और भाग रहा है ये स्टॉक, तो ये लॉजिक जो था वो बहुत ही गजब का था। और इस लॉजिक को अगर आपको सुनना है नीरज के शब्दों में, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, और ज़रूर देखिए स्टॉक 2020 का बेहतरीन मुकाबला। और देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स अब भागते हुए, तो 14-15% ऊपर आप सोच रहे होंगे, टिकट टीम हमारी दिखा रही है नीरज कॉल भाग रहा है, तो उसका लॉजिक जो था वो यही था कि लाल पैथलैब को भी फायदा होगा और पैनेशिया बायो को भी। बिल्कुल। एक और स्टॉक आपके स्क्रीन पर लाते हैं, और वो है अजमेरा रियल्टी, क्योंकि कल ये स्टॉक जब हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे तो आखिरी सौदा में हमने रेकमेंड किया था, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इसके बाद अब इसके टारगेट अचीव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टर साहब, तो इस पर आप मोहर भी लगाएंगे। इस समय देखिए ये शेयर करीब 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारा पंड्या का फंडा स्टॉक रहा है, और कल आखिरी सौदा में हमारे एक्सपर्ट अल्पेश फुरिया जुड़े थे, उन्होंने इस पर तेजी की कॉल दी थी। वो टारगेट्स अचीव हुए। 191 के लेवल जो अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 200 की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। वागले साहब, अब इसके चार्ट आप कैसे देखते हैं? आज खुलने के बाद स्क्रीन पे लगातार खरीदारी हुई है, गैप अप नहीं खुला था, क्या देख रहे हैं आप इसमें? अगले टारगेट्स क्या होंगे?
205 207 के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। और कल हमने आई थिंक 180-82 के आसपास बात की थी मुझे नहीं, कल हमने यहाँ पर बात की थी करीब 175 के लेवल 75 के लेवल पे। हाँ, तो वहाँ से 30 रुपए की मूव काफ़ी है, वहाँ पे एक बार बुक कर ले। 200 202 205 आउटर साइड है, और वो 176 जो है उसका आप स्टॉप लॉस में कन्वर्ट करें। ओके, बिल्कुल। तो इस पर